अब हम आज शुरू कर रहे हैं ग्रेविटेशन पार्ट 2। पर उससे पहले हम देखते हैं हमने पिछली क्लास में क्या क्या सीखा था। तो मैंने आपको बच्चों बताया था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है, कि ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो जब ये ऑब्जर्व किया गया कि मून अर्थ के अराउंड घूमता है ना, अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है, पेड़ से कोई ऑब्जेक्ट टूट के नीचे जमीन की तरफ आता है, अगर हम कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो भी वापस जमीन की तरफ आती है। तो ये सोचा गया, समझा गया कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई फोर्स होती है जिसके कारण वो एक दूसरे की तरफ खिंचती है। अब ये था कि मून जो है, मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो उन दोनों के बीच में कुछ तो होगा, अपने आप तो नहीं घूमेगा वो। तो जब ये सब समझा तो हमने ये जो है, इसको कॉन्सेप्ट आया ग्रेविटेशन का। और जो फोर्स है बिटवीन, जिसके कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फिर ये हुआ कि जब मून घूमता है अर्थ के अराउंड, तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। तो वो क्या फोर्स है जो इसको सर्कुलर मोशन में रखती है, सर्कुलर पाथ है इसका। मून सर्कुलर राउंड राउंड घूमता है ना अर्थ के। तो ये हुआ कि अगर कोई सर्कल है, तो कोई भी सर्कल है और उसमें कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो इन दोनों के बीच में, ये सेंटर ऑफ सर्कल है वो, इन दोनों के बीच में फोर्स होती है जो क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एक्ट करती है टूवर्ड द सेंटर। तो मैंने यहाँ लिखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच कॉजेज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। है ना, हर इंस्टेंट पे जब सर्कल में है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। पहले यहाँ पे वेलोसिटी इधर थी अलोंग द टेंजेंट, ये टेंजेंट है यहाँ पर, मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया था टेंजेंट कैसे। और फिर यहाँ आ गई अगर बी पॉइंट पे, ये मान लिया ए पॉइंट है, अब बी पॉइंट पे आ गई, तो अब टेंजेंट कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना, ये टेंजेंट होगा। तो यहाँ पे अब डायरेक्शन बदल गई, पहले ऐसे ऊपर जा रही थी, अब ये ऐसे जा रही है। यहाँ आ गई तो टेंजेंट कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना, ऐसे होगा ना। और अब डायरेक्शन ऐसी हो गई, तो हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है वेलोसिटी की, चाहे हम बोले डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये एक तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है या वेलोसिटी को चेंज करती है, और बॉडी को, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखती है। और डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होती है, टूवर्ड द सेंटर। तो इसका मतलब है जब मून अर्थ के अराउंड घूमता है, तो मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, टूवर्ड्स दी अर्थ, है ना, टूवर्ड दी सेंटर है। सेंटर क्या है, मून जब ऑर्बिट में घूम रहा है तो सेंटर कहाँ होगा, अगर अगर मून जो है, अगर ये देखो, ये अर्थ है और मून इसके अराउंड ऐसे घूम रहा है, ये मून घूम रहा है, ये मून है ना, ये मून है। इन दोनों के बीच में कोई फोर्स है, तभी तो घूम रहा है। तो मून का जो मोशन है, सर्कुलर पाथ है मून का, उसका सेंटर कहाँ होगा, अर्थ ही तो सेंटर है ना, अर्थ के अराउंड घूम रहा है ना। हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर हुई, टूवर्ड्स दी अर्थ। इस केस में डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल force is towards earth. Direction of centripetal force is towards earth. ओके, अब ओके,
फिर ये बाद में जब ये सब चीजें समझी गई, अब एप्पल इधर ग्राउंड अर्थ की तरफ आ जाता है पेड़ से टूटकर, या हम कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो भी ग्राउंड की तरफ वापस आ जाती है। तो इसका से हमने क्या समझा कि ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमको क्या प्रोवाइड करती है, मून और अर्थ के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर हमने कहा जब ये ऑल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इन द यूनिवर्स, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ एक ग्रेविटेशन बना, क्या, फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इनटू मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपॉन डी स्क्वायर। तो ये चीज जो है d2 जो मैंने लिखा है बेसिकली ये क्या है, ये डी स्क्वायर है। ये चीज क्या है, दिस इज डी स्क्वायर, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ये तो अब हमने अब तक क्या किया, रिवाइज किया जो हमने पिछली क्लास में किया था। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम जहां हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था लेक्चर उससे अब है इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या, हमने इससे क्या हुआ, हमने ग्रेविटेशन इससे क्या इंपॉर्टेंस हुआ, हम इससे क्या समझ पाए आगे। तो इससे क्या है, इट हेल्प्ड अस, इसको समझने से हमें क्या फायदा हुआ, क्या हेल्प मिली, इट हेल्प्ड अस टू एक्सप्लेन। इससे हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया, हमने इससे एक्सप्लेन किया कि जो मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता है, तो इससे क्या हमने क्या बताया कि क्या समझे कि हम जो है बाइंड है, हम ऐसा नहीं हवा में उड़ जाएंगे, हमें अर्थ पकड़ के रखती है, तभी तो हम अर्थ के ऊपर बैठे हुए हैं, नहीं तो ऐसा नहीं हम हवा में उड़ गए। तो ये हमें इससे हम समझे इट हेल्प अस टू एक्सप्लेन क्या, द फोर्स, कौन सी फोर्स, द फोर्स दैट, सर ग्रेविटेशनल, नहीं, हाँ ग्रेविटेशन, दैट वो हमको क्या करती है, ये हमको बाइंड करके रखती है, दैट बाइंड्स अस, पकड़ के रखती है, टू दी अर्थ, अर्थ के साथ हम, अर्थ के साथ हमें फोर्स दिखाई नहीं दे रही पर ये फोर्स है जिसके कारण हम अर्थ पे बंधे हुए हैं अर्थ के साथ, ऐसा नहीं हम हवा में जब चाहे उड़ जाएं। तो हमें अर्थ जो है अपनी तरफ खींच लेते हैं, हम ऊपर जाएंगे तो हमें अर्थ जो है अपनी तरफ, या कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकेंगे तो उसको वापिस अर्थ जो है अपनी तरफ खींच लेगी। तो अर्थ दैट, तो इससे हम क्या समझे, द फोर्स समझे जो कि हमको बाइंड करती है विद द अर्थ, ठीक है। फिर हम दूसरा क्या समझे, क्या समझे कि मोशन ऑफ मून जो है अराउंड अर्थ, अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, या मोशन ऑफ प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स है ना अर्थ, 9 प्लैनेट्स है ना, प्लैनेट्स अराउंड सन, जिसमें से अर्थ भी एक प्लैनेट है। तो ये सारे ग्रह जो हैं प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड घूमते हैं, तो उनको भी समझने में हमें हेल्प मिलती है। सब में क्या है, एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो हमको क्या प्रोवाइड करती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है हमको सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो ये सेंट्रीपिटल,
यहाँ पे मैं ऊपर चाहे तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं अर्थ और मून के केस में। सिमिलरली दूसरे के लिए भी होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स provide us the required provide the required centripetal force। ठीक है, तो जब मून जो है अर्थ के अराउंड घूमता है तो ये हमको ये चीजें प्रोवाइड करता है। एक तो ये डायरेक्शन, दूसरा ये दो चीजें हमको प्रोवाइड करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ओके, अब एक और तुम्हें पता है कभी कभी न्यूज सुनते हैं कि बॉम्बे में बारिश बॉम्बे का बहुत आता है न्यूज में कि बारिश आ गई, बारिश के बाद अब वहां टाइड आ जाएगा तो बॉम्बे में और पानी फैल जाएगा। कभी वर्ड टाइड सुना है? नो सर। टाइड, TID, यार न्यूज में सुना होगा। टाइड नहीं सुना। टाइड नहीं सुना? टाइड जो है, टाइड क्या होता है? टाइड मीन्स कि जो समुंदर में जो है जो पानी है, पानी बहुत ऊपर 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 उछलता है। पानी जो है, पानी में डिस्टरबेंस आती है। यस सर। पानी जो है डिस्टर्ब होता है, पानी जो उसमें कहते हैं ना, पानी में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उड़ी, यस है ना। सर। तो वो टाइड जो होता है वो क्यों होता है? वो टाइड क्यों पैदा होते हैं? टाइड पैदा होते हैं ड्यू टू द पोजीशन ऑफ मून with respect to अर्थ। अर्थ की पोजीशन, तुम्हें पता है हफ्ते में 2 बार जो है जो मून होता है, मून क्या होता है, एक बार फुल मून आता है, फिर धीरे धीरे मून क्या हो जाता है, छोटा हो जाता यस सर, छोटा हो जाता है ना। एक बार तो फुल मून होता है, फिर उसके बाद मून बिल्कुल एक दिन, फिर बिल्कुल अंधेरी रात हो जाती है यस ना। सर, दिखता नहीं है। ये हर 14 डेज बाद रिपीट होता है। यस सर। ठीक है ना। तो वो जब फुल मून होता है या बिल्कुल मून नहीं दिखाई देता, इन दो पोजीशन में बहुत जबरदस्त टाइड्स आती हैं। टाइड वैसे डेली आती है समुंदर में, पर इन 2 दिनों में तो बहुत ज्यादा ऊंची लहरें उठती हैं समुंदर में। पर तो सर इन दिनों में क्यों? हैं, इन 2 दिनों में क्यों उठती है मैम लहरें? क्योंकि अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कम होने से, जब वो कम होता है तो वो अट्रैक्ट करता है। वो मून जो है, मून की ग्रेविटी से वो पानी को अपनी तरफ खींचता है समुंदर के, इसलिए पानी ऊपर उछलता है। समुंदर का पानी डिस्टर्ब होने लगता है। अब वो है ना, तुमने पढ़ा ना, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स ईच अदर। यस सर। हाँ, तो उसी को समझने के लिए, ये चीज समझने के लिए, मतलब टाइड्स को समझने में भी हमको हेल्प मिली। तो थर्ड क्या है? थर्ड क्या है, ये तो मैंने तुम्हें टाइड बताने के लिए लिखा, पढ़ लेना किसी किताब में टाइड क्यों आते हैं। थर्ड इज टू एक्सप्लेन टाइड्स। तो ये 3 चीजें हैं जिसको एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प मिली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। क्या है? दी फोर्स जो कि हमको अर्थ के साथ बाइंड करती है, क्योंकि हम हवा में तो नहीं उड़ते, हम वापस आ जाते हैं, कोई स्टोन ऊपर फेंको। फिर ये है मून और प्लैनेट्स जो घूमते हैं ऑर्बिट में। फिर तीसरा कि टाइड्स क्यों आती है समुंदर में, टाइड्स क्यों आती हैं, उसको समझने में भी हमको हेल्प मिलती है। सो ये 3 बेनिफिट हैं जो
जो हम समझ पाते हैं किससे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक है, तो टाइड्स के बारे में पढ़ लेना। अच्छा, फिर है फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल मतलब क्या है? कोई चीज बड़े आराम से अपने आप गिर रही है, उसको कहते हैं फ्री फॉल, है ना? इसको कहते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल कौन क्या होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग में? क्या है, हम क्या कहेंगे? whenever an object falls, whenever an object it fall towards earth under gravitational force, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के उस अंडर जब वो फॉल करता है तो इज कॉल्ड फ्री फॉल। मतलब अगर अभी हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है फोर्स होती है एक, हमने यहाँ बताया था ना, F इज इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बताया था। ये फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने ऊपर लिखा था ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यहाँ ये था ना। और ये फोर्स जो क्या है, ये जो मैंने F इज इक्वल टू GMM अपॉन डी स्क्वायर है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये क्या है? दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, फ्री फॉल करता है टूवर्ड्स अर्थ अंडर ग्रेविटेशन को, मतलब उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रही बाहर से, सिर्फ वो, जैसे एग्जांपल दूं, तुम ऊंची बिल्डिंग पे चले जाओ, उसकी छत पे, टॉप पे, वहां से एक स्टोन जो है हल्का सा छोड़ दो, तो वो तुमने तो जस्ट क्या किया? ड्रॉप किया है। तुमने कोई जोर नहीं लगाया, तुमने अपनी तरफ से कोई जोर नहीं लगाया, तुम्हारे हाथ में एक स्टोन या बॉल है, तुमने छोड़ दी। तो जब तुम्हारे हाथ में थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? तुम्हारे हाथ में है, वो तो रुकी हुई है, तो उसकी वेलोसिटी 0 यस है सर। ना? और फिर तुमने उसे ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, बस तुमने फेंका नहीं है, जस्ट हाथ में मुट्ठी में था, मुट्ठी खोल दी। ऐसे समझो, तुम्हारी मुट्ठी में एक पत्थर था, तुमने, या बॉल थी, मुट्ठी में बंधी हुई थी, तुमने अपनी हाथ की मुट्ठी खोल दी। वो क्या होगा? वो अपने नीचे गिरता जाएगा, बॉल या स्टोन। तो उससे क्या होगा कि वो फ्री फॉल हुआ। वो कौन सी फोर्स लग रही है उसके ऊपर? उसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है? ओनली जो अट्रैक्शन है बॉल और अर्थ के बीच में। वो क्यों नीचे जा रही है? अपने आप जा रही है ना, हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो जस्ट हाथ खोल दिया। तो वो क्यों अर्थ की तरफ जा रही है? ऊपर आसमान में क्यों नहीं चली गई? क्योंकि अर्थ ने उसको खींच लिया अपनी तरफ। तो वो जो अपने आप जा रही है अर्थ की तरफ, तो वो कौन सी फोर्स लग रही है वहां पे? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर कोई बॉडी अपने आप जा रही है टूवर्ड्स द अर्थ, तो उसको कहते हैं फ्री फॉल। ओके। ओके सर। तो अब जब अच्छा, तुम्हारे हाथ में जब तुमने ड्रॉप किया, उसकी वेलोसिटी 0 थी, धीरे 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 वो तो नीचे जा रही है, तो इसका मतलब उसको कोई वेलोसिटी मिल गई। जैसे जैसे नीचे जा रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? बढ़ रही है ना? यस सर, बढ़ेगी। हाँ। तो ड्यूरिंग फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी is 0, but during
during free fall, but during free fall initial velocity is 0, but the velocity of the object will continuously increase, वो लगातार बढ़ती जाएगी, increase, उसकी वेलोसिटी उसके बाद बढ़ती जाएगी। तो जब वेलोसिटी बढ़ती है तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो इसका मतलब उस पे क्या लग रहा है, व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स, क्या मतलब है, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है, इसका मतलब उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लॉ, इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए थी। तो जब a होगा तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, जब a नहीं होगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हेन a इज इक्वल टू 0 होगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u ही रह गया ना, u प्लस 0 दैट इज 0 u, है ना। तो इसका मतलब वेलोसिटी तो नहीं बढ़ी, v फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, u ही रहेगी। तो जब एक्सेलरेशन लगता है तो वेलोसिटी बढ़ती है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ड्यूरिंग फ्री फॉल, इसको कहते हैं दिस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल is called acceleration due to gravity. This acceleration during free fall is called acceleration due to gravity. Okay? Okay, sir. Okay. अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जी से, स्मॉल जी से। ओके, इसको हम स्मॉल जी से लिखते हैं। अच्छा, अब बताओ, ड्यूरिंग फ्री फॉल velocity magnitude of velocity of the object is, क्या हो रहा है, is increasing due to acceleration due to gravity। वही चीज मैं दोबारा लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब बताओ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग ड्यूरिंग फ्री फॉल। ड्यूरिंग फ्री फॉल डायरेक्शन चेंज हो रही है, यस सर, डायरेक्शन तो चेंज होएगी।
ड्यूरिंग फ्री फॉल कैसे होगी? अगर तुमने ऊपर से स्टोन एक ड्रॉप किया छत से, वो नीचे आ रहा है, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ बदली? ऊपर से तुमने ड्रॉप किया, वो फ्री फॉल हो गया, वो सिर्फ किससे आ रहा है? अर्थ के अट्रैक्शन से नीचे आ रहा है, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, तो वो नीचे आ रहा है एक, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ कहीं बदलेगी? वहां जहां तुमने छत से ड्रॉप करके और ग्राउंड तक एक बार ड्रॉप किया, वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है हर इंस्टेंट पे? ये रूफ है, ये रूफ टॉप है, ये मान लिया रूफ है, ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो बॉडी ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे गिर रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो कहीं पे उसकी डायरेक्शन बदल रही है? वो तो ऐसे सीधा सीधा आ रही है। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बदल रही। इस केस में डायरेक्शन जरूरी नहीं है हर बार डायरेक्शन बदलेगी। वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होती है, पर ये नहीं है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन कब बदलती है? जब सर्कुलर मोशन है, तो हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है। पर फ्री फॉल में क्या है? फ्री फॉल में तो क्या होगा? इस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग ड्यूरिंग फ्री फॉल? तो आंसर इज नो, ओनली मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो ये याद रखना है कि ड्यूरिंग फ्री फॉल एक ही डायरेक्शन में ऊपर से नीचे गिर रही है, सो नो चेंज। ओके, अच्छा, फिर अब हमको वी नो दैट, अब हम समझते हैं थोड़ा सा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें क्या मालूम है? वी नो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? हमने न्यूटन सेकंड लॉ किया था, क्या होता है? एक होता है एम वी माइनस यू अपॉन टी, फिर इसको हम लिख देते हैं एम इंटू ए, लिख देते हैं। तो ड्यूरिंग फ्री फॉल, ड्यूरिंग फ्री फॉल हमारा एक्सेलरेशन क्या है? ए इज इक्वल टू क्या है? फ्री फॉल में एक्सेलरेशन क्या है? ए ड्यूरिंग फ्री फॉल, ए को हम क्या लिखते हैं? ये जी लिखते हैं ना, यहाँ मैंने लिखा, बताया था, जी, ग्रेविटेशनल। जी लिखते हैं ना। तो सर, एक्सेलरेशन क्या है? जी है। तो ड्यूरिंग फॉल फ्री फॉल ए इज इक्वल टू जी, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो और हमको क्या मालूम है? हमको एक और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें क्या मालूम है? फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें क्या मालूम है? टेशन वी नो, क्या मालूम है? एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना? वेयर ये एम क्या है? एम, अच्छा, इसमें एम, कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, और आर रेडियस ऑफ अर्थ, ये मैंने बताया हुआ। और ये क्या है? ड्यूरिंग फ्री फॉल ए इज इक्वल टू जी व्हेन और एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is falling, है ना? या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, let an object of mass m is
अंडर फ्री फॉल, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि फ्री फॉल में, अंडर फ्री फॉल वो जो है आ रहा है। सो अब हमने यहां लिख दिया कि फोर्स ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से हमें मालूम है कि फोर्स जो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, और ये फोर्स जो है कौन प्रोवाइड कर रहा है, F इज इक्वल टू एम जी। ये भी अर्थ, ये फोर्स क्या है, इस फोर्स से अर्थ की, F इज इक्वल टू एम जी फोर्स से ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, और ये फोर्स जो है, सो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि फोर्स F इज इक्वल टू एम जी इज, कौन प्रोवाइड कर रहा है ये फोर्स, इज प्रोवाइडेड, कौन प्रोवाइड कर रहा है, बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between earth and the object, that is F is equal to G m upon r square, यही तो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमको फोर्स एम जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हेंस हम कह सकते हैं, हेंस F इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये एम है ना, तो अच्छा यहाँ नहीं काटते, F इज इक्वल टू एम जी जी एम आर स्क्वायर, तो हम, और G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो अब हमको अब ये G आ गया, G इज इक्वल टू, ये रिलेशन आ गया हमारे पास, G इज इक्वल टू कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, याद रखना पड़ेगा। सो हमको मालूम है, मैंने तुम्हें पिछली बार शायद बताया था, वी नो, हमें मास ऑफ अर्थ हमें मालूम है, मैंने तुम्हें बताया था शायद, नहीं तो दोबारा बता दूंगा। मास ऑफ अर्थ m हमें मालूम है, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ भी r, एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g भी मालूम। तो अब ये तीनों की वैल्यू अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, पिछली बार बताई थी शायद। तो मास ऑफ अर्थ क्या होता है, मास ऑफ अर्थ जो है कितना होता है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ होता है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो दिया हुआ होगा। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ r, ये भी कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें दिया हुआ है, तो ये है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर होता है। अच्छा, जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये होता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो ये भी
तो हम क्या करेंगे, तीनों की वैल्यूज हम यहाँ लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट the values of M, R and G, ये तीनों की वैल्यू किसमें, इनकी वैल्यू इन G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर जो ऊपर लिखा है। तो क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G को हम लिखेंगे 6.7 इंटू 10⁻11। ये वैल्यूज हमें याद नहीं रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हमको दी होंगी। इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ ये रहा कितना है 6 इंटू 10⁻24 और आर स्क्वायर, तो आर कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। तो ये हम करेंगे, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6.7 इंटू 6 मैंने अलग कर दिया इंटू 10⁻13, ये दोनों -11 और 24 ऐड होके 13 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस साइन है, और ये हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12। ठीक है, सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 40.2 डिवाइडेड बाय 40.96 इंटू 10, ये कट जाएगा, 13 है नीचे 12 है तो 10⁻1 रह जाएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9.8 मीटर पर से। इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के हमें यूनिट मालूम है, ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये क्या आ जाएगा कि ये जी की वैल्यू क्या आ गई, जी की वैल्यू हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू तुम याद रख सकते हो। कभी कभी क्या है, जी को कभी कभी लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी कभी 9.8 को 10 भी लिख देते हैं, पर एग्जैक्ट जो है 9.8 होती है। ओके, सो दिस इज द वैल्यू कब एट दी, ये अर्थ है, अर्थ का हमने ये रेडियस लिया है, रेडियस लिया है ना अर्थ का, ये आर, ये अगर अर्थ है तो हमने ये सेंटर से जहां पे आर मतलब ये सरफेस पे हमने वैल्यू निकाल ली है। ये जी हमने कहा निकाला है, एग्जैक्ट एट दी सरफेस। तो ये वैल्यू क्या है, दिस इज एट दी सरफेस ऑफ अर्थ और नियर दी सरफेस। नियर दी सरफेस का मतलब है थोड़ा बहुत दूर भी, यहां भी हो सकती है, क्योंकि अर्थ की रेडियस कितना, अर्थ का रेडियस तो 6.4 इंटू 10⁻6 है, बहुत बड़ा वैल्यू है, 10 इतने मीटर है। अगर इसमें 10 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर ऐड भी हो जाए तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर पहले ही बहुत ज्यादा वैल्यू है रेडियस की, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसमें नियर द सरफेस भी लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर भी। सो ये हुआ तुम्हारे जी के बारे में। तो जी क्या है, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, हर प्लेनेट की अपनी अपनी वैल्यू होती है। ये हमने किसकी निकाली है, ये अर्थ के लिए निकाली है ना, ऐसे मून की अपनी होगी वैल्यू जी की, सबकी अपनी अपनी होती है। सो हमने अर्थ के लिए निकाली, अर्थ के लिए इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, or it is near the earth or near to the surface or on the surface of the earth or near to the earth. So G जो है, G को अगर फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, when object is falling down, अगर नीचे गिर रहा है, then G is
पॉजिटिव लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप, नीचे से हमने धक्का ऊपर फेंका है, गोइंग अप, देन जी की डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, नीचे की तरफ पॉजिटिव लेते हैं और अगर ऊपर जा रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, वही जी। दोनों केस में जी क्या लगेगा, कोई ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है तो दोनों केस में क्या लगेगा जी। हमने किसी को यहां से ऊपर फेंका और कोई नीचे गिर रहा है ऑब्जेक्ट, दोनों केस में जी क्या होगा, इस केस में होगा नीचे से ऊपर किया तो ये -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस केस में होगा जी इज इक्वल टू +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस केस में ये होगा। तो ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। सो अकॉर्डिंगली जी का साइन आएगा, क्योंकि जी क्या है, जी की एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, जिसकी डायरेक्शन होती है तो वो उल्टी डायरेक्शन में चलेगा तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। हमने बताया था जब ब्रेक लगाते हैं कार में तो एक्सेलरेशन जो आता है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन आता है, हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। वहां पे क्या आया था, जो फोर्स लगती है जब ब्रेक ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो गाड़ी रुकती है, फोर्स मोशन के ऑपोजिट लगती है। तो यहाँ इस केस में एक्सेलरेशन क्या आता है, एक्सेलरेशन इस केस में नेगेटिव आता है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब हम जो है ये तुम पढ़ लेना और कल हम इस पर बेस थोड़े से 2 न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम आगे करेंगे। ओके, सो इतना स्टडी कर लेना ठीक से, और ओके देन बाय। बाय सर।